नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा दोस्तों, वो है वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक तथा समग्रह को हम कैसे पहचानें। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मेष लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान कैसे करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी यूज़ होगा। अगर आपको पिछले एपिसोड में कुछ शंका रह गई होगी, कुछ डाउट अगर रह गया होगा, तो अगर आप इस एपिसोड को भी देखें तो सब डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आज के अपने इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। और इससे पहले मेरे आप लोगों से एक और निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे सभी पुराने एपिसोड्स को देखते हुए ही मेरे इस एपिसोड पे आएँ, ताकि आप लोगों को समझने में, चीज़ों को ग्रैप्स करने में कोई ज़्यादा परेशानी और मुश्किल ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, वृषभ लग्न की कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली का मतलब हो गया लग्न भाव, यानी कि फर्स्ट हाउस में 2 नंबर का लिखा हुआ होना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृषभ लग्न की एक कुंडली बनाएंगे। देखिए दोस्तों, लग्न भाव यानी जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ मैंने अगर 2 नंबर लिख दिया तो उसका मतलब हो गया कि ये वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। अब आप नंबर्स को आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ मैंने 2 लिख दिया, यहाँ आप 3 लिखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1। बस आपको क्या करना है, गिनती के क्रम को आगे बढ़ाते जाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि योग कारक, मारक और समग्रह होते क्या हैं। मैंने इससे पहले मेष लग्न की कुंडली में कैसे योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान करते हैं, उस एपिसोड में भी बताया था कि योग कारक, मारक और समग्रह क्या होते हैं। लेकिन मैं इस एपिसोड में ही मैं भी फिर से इसको बताऊंगा और हर एपिसोड में इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी तरह सामान्य होते हैं, आई मीन एवरेज बुद्धि के होते हैं। तो थोड़ा उनको 1-2 बार रिपीट करने से उनके दिमाग में ढंग से सेट हो जाती है। तो इसलिए मैं हर लेक्चर में इसको रिपीट करूँगा, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए, सेट हो जाए। तो ये मैंने वृषभ लग्न की कुंडली बना ली दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, नंबर 2 लिखा है, 2 नंबर मतलब वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। अब हमें इसमें योग कारक, मारक और समग्रह को पहचानना है। तो योग कारक ग्रह को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप बोलेंगे कि योग कारक ग्रह कुंडली में वैसे ग्रह होते हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, योग कारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जो आपको, आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड होते हैं और आपके जीवन में पॉजिटिव असर डालते हैं। और जिस भाव में भी बैठेंगे वो भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा उसमें वृद्धि करेंगे। मारक दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मारक वैसे ग्रह होते हैं जो आपकी कुंडली में निगेटिवली प्लेस्ड हैं, आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए आए हैं समझ लीजिए। और ये जहाँ भी प्लेस होंगे तो उस भाव से, वो भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या करेंगे, ये बेकार करेंगे, बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे। और सम का मतलब हो गया दोस्तों एवरेज, मतलब ये ना तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होंगे, ना तो बहुत ही बुरे होंगे। अगर अपनी मित्र राशि में बैठे हैं तो इनका रिजल्ट जो होगा फेवरेबल होगा, और अगर अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं तो इनका रिजल्ट जो है अनफेवरेबल होगा। तो अब हम मालूम करते हैं दोस्तों कि कैसे हम वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह को पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक मेरे 60 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, और अब धीरे धीरे आपको ये आदत डाल लेनी होगी कि आप बस नंबर से ये पहचान जाइए कि हाँ कौन सी राशि है और उसके स्वामी ग्रह कौन कौन है। ठीक है, मैं उसको एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ, ताकि आप उसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो क्लियर भी हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, 1 8, जहाँ आपने देखा 1 नंबर और 8 नंबर,
इस कुंडली में, तो मतलब समझ जाइए कि वो घर मंगल का है। ठीक है, 1 और 8 जो नंबर है उसके समझ लीजिए कि ऑनर जो हो गए मंगल देवता हो गए। ठीक है, कुंडली में जहाँ पे भी 1 नंबर लिखा होगा उस घर के स्वामी मंगल देवता होंगे, जहाँ भी 8 नंबर लिखा होगा उस घर के स्वामी होंगे आपके मंगल देवता। 1 नंबर मीन्स मेष राशि, 8 नंबर मीन्स वृश्चिक राशि। 2, 7 कुंडली में जहाँ पे भी 2 नंबर लिखा होगा आप समझ जाइए कि उस घर के स्वामी शुक्र देवता होंगे। जहाँ पे भी 7 नंबर लिखा होगा समझ जाइए उस घर के स्वामी भी शुक्र देवता होंगे। 2 नंबर राशि मीन्स वृषभ राशि, 7 नंबर राशि मीन्स तुला राशि। तो 2, 7 के आगे आप लिख लीजिए शुक्र। कुंडली में जहाँ पे भी 3 नंबर और 6 नंबर लिखा होगा आप तुरंत समझ जाइए कि उस घर के स्वामी होंगे बुध देवता। 3 नंबर मीन्स मिथुन राशि, 6 नंबर मीन्स कन्या राशि। कुंडली में जहाँ पर भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा होगा आपको ये समझना है कि उस घर के स्वामी बृहस्पति देवता है। 9 नंबर मीन्स धनु राशि, 12 नंबर मीन्स मीन राशि। कुंडली के जिस घर में भी 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है आपको तुरंत समझ जाना है कि इन घरों के स्वामी शनि देवता होंगे। 10 नंबर मीन्स मकर राशि, 11 नंबर मीन्स कुंभ राशि। चार नंबर जहाँ पे भी कुंडली में लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा कि उस घर के स्वामी होंगे चंद्रमा। ठीक उसी प्रकार कुंडली में जहाँ पर भी 5 नंबर लिखा होगा उसका मतलब होगा कि उस घर के स्वामी होंगे सूर्य देवता। ठीक है सर, दोस्तों ये क्लियर है कि 1, 8 जहाँ पे भी कुंडली में लिखा होगा मतलब वो घर मंगल का है। 2, 7 मतलब शुक्र का घर है। 3, 6 मतलब बुध का घर है। 9, 12 मतलब बृहस्पति का घर है। 10, 11 मीन्स शनि का घर है। 4 नंबर मीन्स चंद्रमा का घर है और 5 नंबर मीन्स सूर्य का घर है। तो ये आप 2-3 बार देखिएगा दोस्तों, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एडवांस स्टेप में जा रहे हैं आपको ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये तो दिमाग में एनी टाइम आपके फिक्स हो जानी चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन जो है फास्ट कर सकें थोड़ी। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में हम कैसे पहचानें कि कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है और कौन सा समग्रह है। तो देखिए कुंडली में वैसे ग्रह योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं जिनको त्रिकोण में एक घर मिला हो और दूसरा घर कहीं पर भी मिला हो। क्लियर है दोस्तों, कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको त्रिकोण में एक घर मिला हो और दूसरा घर इनको कहीं पर भी मिला हो। तो त्रिकोण का घर कौन कौन सा हो गया दोस्तों? ये 1st हाउस, ये 5th हाउस एंड ये 9th हाउस। तो आपको और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ त्रिकोण में देखिए कौन सी राशि बैठी है, उसका स्वामी कौन है, बस आप उनके स्वामियों को लिख दीजिए योग कारक। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ योग कारक और उसके बाद जो ग्रह योग कारक की श्रेणी में आएंगे मैं इसको इस लाइन में लिख दूंगा। तो देखिए सबसे पहला जो त्रिकोण है वहाँ पे 2 नंबर की राशि बैठी है। 2 नंबर की राशि मीन्स वृषभ राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप लिखिए शुक्र देवता। ठीक है, पहला त्रिकोण मैंने देख लिया। अब आइए दूसरा त्रिकोण यानी 5th हाउस में। 5th हाउस में 6 नंबर की राशि बैठी है। 6 नंबर की राशि मीन्स कन्या राशि, इसके स्वामी होते हैं बुध देवता। तो आप बुध देवता को भी योग कारक ग्रह की श्रेणी में लिख दीजिए। अब आप देखिए तीसरा त्रिकोण 9th हाउस। 9th हाउस में 10 नंबर की राशि बैठी है। 10 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों मकर राशि। तो शनि देवता भी इस लग्न कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए शनि। क्लियर है दोस्तों। अब मैं दूसरा कॉलम लिखता हूं मारक ग्रह का। तो देखिए कुंडली में मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको 3 नंबर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इनमें से कोई एक घर मिला हो और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुंडली में वैसे ग्रहों को मारक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है जिनको
थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस, इनमें से कोई एक घर मिला हो, एक घर के स्वामी हो और उनको त्रिकोण में कोई घर ना मिला हो। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये आपका थर्ड हाउस हो गया, ये सिक्स्थ हाउस हो गया, ये एट्थ हाउस हो गया, ये आपका ट्वेल्थ हाउस हो गया। ये जो त्रिक भाव हो गया, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस और ये आपका थर्ड हाउस। तो वैसे ग्रह मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे जिनको थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में कोई एक घर मिला हो और दूसरा घर इनको त्रिकोण में ना मिला हो, तो वो मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखना स्टार्ट करता हूं। तो जैसे देखिए, त्रिक भाव को ही मैं पहले स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है दोस्तों, 7 नंबर लिखा। 7 नंबर मीन्स तुला राशि। तुला राशि के स्वामी क्या होते हैं? शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो योग कारक की श्रेणी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक घर फर्स्ट हाउस में यानी त्रिकोण में मिल चुका है। तो अब हमें इसको देखना ही नहीं है। क्लियर है दोस्तों? दूसरा त्रिक भाव दोस्तों आ रहा है 8th हाउस जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर की राशि। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर की राशि बैठी है 8th हाउस में। 9 नंबर की राशि मीन्स धनु राशि। ठीक है, तो धनु राशि को एक घर मिला है आपका 8th हाउस में जो कि त्रिक भाव है, और दूसरा घर मिला है इनको 11th हाउस में यानी 11वें घर में। ठीक है, लेकिन इनको त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला है। बृहस्पति देवता को ना तो फर्स्ट हाउस में कोई घर मिला है, ना तो 5th हाउस में कोई घर मिला है, ना तो 9th हाउस में कोई घर मिला है। बृहस्पति देवता को 2 घर मिला है, एक घर आपका त्रिक भाव में यानी कि 8th हाउस में और दूसरा घर आपका 11th हाउस में यानी 11वें भाव में। तो इसलिए बृहस्पति देवता इस लग्न कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो मारक में आप लिख लीजिए, फर्स्ट जो ग्रह हो गया वो है बृहस्पति देवता। क्लियर दोस्तों? अब आप 12 नंबर हाउस 12th हाउस पे देखिए। ठीक है, 12th हाउस भी त्रिक भाव होता है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस त्रिक भाव में आते हैं। तो 12th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है? राशि बैठी है। तो 12th हाउस में 1 नंबर की राशि बैठी है, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो मंगल। और दूसरा घर मंगल को कहाँ मिला है? तो ये 7th हाउस में यानी 7th हाउस में दूसरा घर मंगल देवता को मिला है। देखिए, 1 और 8 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मंगल को। तो मंगल देवता को एक घर त्रिक भाव में मिला है यानी कि 12th हाउस के स्वामी है, और दूसरा घर इनको 7th हाउस में मिला है। ठीक है, त्रिकोण में मंगल देवता को कोई घर नहीं मिला है, एक घर त्रिक में, दूसरा 7th हाउस में, ना तो फर्स्ट हाउस में, ना तो 5th हाउस में, ना तो 9th हाउस में। इन तीनों त्रिकोण भाव में कोई भी घर जो है मंगल देवता को नहीं मिला है। तो मंगल देवता इस लग्न कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो दूसरा जो ग्रह मारक हो गया वृषभ लग्न कुंडली में वो है मंगल। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, ये थर्ड हाउस में 4 नंबर की राशि बैठी है। 4 नंबर की राशि का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को सिर्फ एक ही घर मिला है। एक ही घर मिलेगा क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको सिर्फ एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, यानी कि लगन कुंडली में इनको सिर्फ और सिर्फ एक घर मिलेगा। तो थर्ड हाउस मिला है जो कि अच्छा भाव नहीं है, मतलब अननेसेसरी मेहनत खपने वाला हाउस है। ठीक है, तो ये खराब घर है, इसलिए चंद्रमा भी इस लग्न कुंडली में क्या कंसीडर किए जाएंगे? तो मारक कंसीडर किए जाएंगे। तो अब आप इधर लिख दीजिए, एक और ग्रह जो मारक हुआ वो है चंद्रमा। क्लियर है दोस्तों? एक और ग्रह जो मारक कंसीडर हुआ वो है चंद्रमा। अब हमें देखना है कि सम कौन से ग्रह होंगे। तो देखिए, कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको ना तो थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो, और ना ही त्रिकोण में कोई घर मिला हो, यानी कि ना तो फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में कोई घर मिला हो। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको ना तो थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो, और ना ही फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस यानी त्रिकोण भाव में कोई घर मिला हो। तो वैसे ग्रह जो होते हैं कुंडली में वो सम ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो हमें ये देखना है कि यहाँ कौन सा ऐसा ग्रह है जो सम ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो देखिए, सूर्य देवता को यानी 4th हाउस में 5 नंबर की राशि लिखी है। 5 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। क्लियर है दोस्तों? 5 नंबर की राशि मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, और सूर्य देवता को बस
एक ही हाउस मिला है, यानी फोर्थ हाउस मिला है, और कोई घर इनको मिला नहीं है। और ये ना तो थर्ड हाउस में आ रहे हैं, ना तो सिक्स हाउस में आ रहे हैं, ना तो एट्थ हाउस में, ना तो ट्वेल्थ हाउस में, यानी सूर्य देवता को ना तो तीसरे, छठे, आठवें या 12वें घर में कोई किसी घर का स्वामित्व मिला है, और ना ही फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में किसी घर का स्वामित्व मिला है। इसका मतलब सूर्य देवता जो है वृषभ लग्न की कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में आएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो देख लीजिए, योगकारक ग्रह की श्रेणी में आ गए शुक्र, बुध और शनि, मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, और सम ग्रह की श्रेणी में आ गए सूर्य। तो यही टेक्निक आपको सभी की सभी लग्न कुंडलियों में लगाना है, और आपको मालूम करना है कि इस लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह है जो योगकारक की श्रेणी में आएगा, कौन सा ऐसा ग्रह है जो मारक होगा, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो सम ग्रहों की श्रेणी में आएगा। तो बड़ा ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ जा रहा होगा। मैं एक बार फिर से इसको ब्रीफली रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कुंडली में योगकारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको त्रिकोण में एक घर मिला हो, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इन तीनों घर में कोई एक घर मिला हो, और दूसरा घर कहीं पे भी मिल जाए, खराब से खराब जगह भी मिल जाए, फिर भी वो ग्रह जो होगा वो योगकारक की श्रेणी में कंसीडर किया जाएगा। कुंडली में मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इन चारों घरों में से किसी एक घर का स्वामित्व मिला हो, और त्रिकोण में उनको कोई भी एक घर ना मिला हो, तो वो कुंडली में होते हैं मारक ग्रह। सम ग्रह कुंडली में वैसे ग्रह होते हैं जिनको थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ, इन चारों घरों में से कोई भी घर का स्वामित्व ना मिला हो, और ना ही त्रिकोण के भाव, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इन तीनों घर में कोई घर मिला हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सम ग्रह वैसे ग्रह जिनको कुंडली में वो ना तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के स्वामी होने चाहिए, और ना ही त्रिकोण भाव के, यानी ना ही फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के स्वामी होने चाहिए। वो ग्रह जो होते हैं कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा, यानी वैसे ग्रह जिनको सिर्फ एक राशियाँ होती है, उस केस में सम ग्रह की श्रेणी में अगर बताना हो, ठीक है, खासकर मैं सूर्य और चंद्रमा के लिए बता रहा हूँ। जब हम सम ग्रहों की श्रेणी को कंसीडर करते हैं, मालूम करने के लिए जब कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो दो राशि वाले ग्रह के लिए जो कंडीशन हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के स्वामी नहीं होने चाहिए, और त्रिकोण भाव के भी स्वामी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो दो राशियों वाले जो ग्रह हैं उनके लिए है, और ये सेम कंडीशन जो आपके हैं सूर्य और चंद्रमा के लिए भी है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाएगा स्पेशली सूर्य और चंद्रमा के लिए। वो ये है कि सूर्य और चंद्रमा को सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस, यानी दूसरा घर, सातवां घर और 11वां घर, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 11th हाउस, इन घरों का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, सम ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किया जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडली में दूसरा भाव और सातवां भाव जो होता है वो हमेशा मारक कंसीडर किया जाता है। कुंडली में दूसरा भाव और सातवां भाव हमेशा मारक कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में की है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे एपिसोड्स को देख सकते हैं, जिसमें मैंने भौत भावन सिद्धांत पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 एपिसोड बनाए हैं। आप उसको देख लीजिए, आपको मैटर क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर सूर्य और चंद्रमा सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस में बैठ गए हैं तो वो याद रखिए वो मारक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस सम ग्रह में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सम ग्रह में वैसे ग्रह आएंगे जिनको ना तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो, और ना ही त्रिकोण भाव में कोई घर मिला हो। प्लस एक राशि वाले ग्रह के लिए उसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी कि उनको, एक राशि वाले ग्रह मतलब जैसे सूर्य और चंद्रमा, कि सूर्य और चंद्रमा को सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस, इन तीनों घरों में से किसी भी एक घर का स्वामित्व नहीं मिला होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से योग कारक, मारक और सम ग्रह को आप हर लग्न कुंडली में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक एक लग्न कुंडली की व्याख्या, उसमें कैसे योग कारक, मारक और सम ग्रह को फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में जरूर बताऊंगा। आप चाहें तो इसको आगे ट्राई भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।